नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बिहार की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए एनडीए के बाद आईएनडीआईए गठबंधन ने भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है कि कहां किसका किससे मुकाबला है। बिहार में 4 का चुनावी चक्रव्यूह रच दिया गया है। 4 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के बाद आईएनडीआईए गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 3 सीट से आरजेडी के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, तो 1 सीट सीपीआईएमएल के खाते में गई है। इमामगंज से श्री रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, बेलागंज से श्री विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से श्री अजीत कुमार सिंह और तरारी से राजू यादव जी सीपीआई माले के कैंडिडेट हैं। इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ की सीट आरजेडी के खाते में गई है, तो तरारी से सीपीआईएमएल का उम्मीदवार मैदान में होगा। आईएनडीआईए की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के साथ ही साफ हो गया कि कहां पर किसका किससे मुकाबला है। तरारी विधानसभा सीट पर बीजेपी की ओर से विशाल प्रशांत चुनावी मैदान में हैं, तो सीपीआईएमएल के उम्मीदवार के रूप में राजू यादव ताल ठोक रहे हैं। विशाल प्रशांत तरारी के पूर्व बाहुबली विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। रामगढ़ सीट की लड़ाई भी काफी दिलचस्प हो गई है। बीजेपी ने पूर्व विधायक अशोक सिंह को मैदान में उतारा, तो आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को टिकट दे दिया। इमामगंज में 2 मांझी के बीच जंग है। एनडीए की ओर से हम की दीपा मांझी चुनावी मैदान में, तो आरजेडी ने रोशन कुमार मांझी को टिकट दे दिया है। बात उपचुनाव की चौथी सीट यानी बेलागंज की अगर करें, तो यहां से एनडीए ने जेडीयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को मौका दिया, तो आरजेडी की ओर से विश्वनाथ कुमार सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हालांकि 2024 में हो रहे उपचुनाव के हालात 2020 से थोड़े अलग हैं। इस बार बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर ने सभी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इससे फर्क कितना पड़ता है, ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बिहार में उपचुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक हुई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर इस बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई गई। बैठक में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राज्यसभा सांसद संजय झा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन और एलजेपी रामविलास पार्टी की तरफ से राजू तिवारी शामिल हुए। सीट पर उपचुनाव होना है बिहार में, उनके बारे में रणनीति बनाई गई कि कब नॉमिनेशन करना है, कब जनसभा करना है, कौन नेता कहां उपस्थित रहेंगे और हमारे प्रचार का तरीका क्या होगा। इन सब बातों पर चर्चा आपस में मिलकर किया गया, क्योंकि एनडीए अब जो है अभी से लेकर 2025 के चुनाव तक अपना आपस में सारा विचार करके और हम लोग जो है एक रणनीति तय कर रहे हैं। एक ही हम लोग का उद्देश्य है, चारों के चारों सीटें एनडीए की झोली में जाए और चट्टानी एकता की तरह हम लोग चुनाव लड़ें, अच्छा बेहतर प्रदर्शन करें। इसी पर हम लोग का बात हुआ है और भी जो हमारा कैसे आपसी तालमेल रहे और सब लोग जो आगे की रणनीति पर भी कुछ बात हुई है। वहीं उपचुनाव को लेकर जेडीयू कमर कस चुकी है। सीएम नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे और सीएम ने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से भी मुलाकात की है। सीएम के साथ सांसद संजय झा और राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौके पर मौजूद रहे। सीएम से मुलाकात के बाद कार्यकर्ता और पदाधिकारी काफी उत्साहित नजर आए और महिला कार्यकर्ताओं ने जहां गीत गाकर नीतीश कुमार का गुणगान किया, तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि सीएम ने कार्यकर्ताओं से मिलकर जोश भरने का काम किया है। तो जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार, जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए, महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार की तरफ से बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की गई और कहा भी जाता है कि आधी आबादी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से शुरू की गई योजनाओं से काफी ज्यादा प्रेरित है और काफी उत्साहित होकर हमेशा जब भी मौका मिलता है वो उनका गुणगान जरूर करती हैं। और इसीलिए जैसे ही जेडीयू दफ्तर पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वैसे ही वहां पर महिला कार्यकर्ताओं ने गीत गाकर नीतीश कुमार का गुणगान किया और राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि सीएम ने कार्यकर्ताओं से
से मिलकर जोश भरने का काम किया है। आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार में उपचुनाव भी होने हैं 4 सीटों पर। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में भी अब दिन दूर नहीं, अगले साल ही विधानसभा के चुनाव भी बिहार में होने हैं और इसमें जेडीयू की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही है। कोशिश ये है कि पार्टी अपनी मजबूती लगातार जमीनी स्तर तक बनाए रखे और कार्यकर्ताओं में जोश भरना इस तरफ पहला कदम बताया जा रहा है और यही वजह है कि लगातार जेडीयू दफ्तर पहुंचकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनसे सीधा संवाद करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, जोश में भरने का काम करते हैं ताकि कार्यकर्ता और भी ज्यादा उत्साह के साथ आगे बढ़कर चुनावी रणभूमि के लिए तैयारियां पूरी कर सके। आपको बता दें कि उपचुनाव कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ये 4 सीटें जो तमाम विधायक पहले थे वो अब सांसद बन चुके हैं, उनके जाने से खाली हो गई है और इसीलिए इन सीटों को भरने के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव होने हैं जिसके लिए तैयारियां पूरी रखी गई है और इसी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे और जायजा लिया। तो कार्यकर्ताओं ने का सीएम ने जोश बढ़ाया है। कोशिश ये की है कि आगामी उपचुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को सजग किया जाए, उत्साहित रखा जाए ताकि वो युद्ध स्तर पर रणनीतियों के अनुसार आगे काम करें और कोशिश ये है कि जेडीयू अपनी साख बचाए रखे। ये कोशिश जेडीयू की तरफ से की जा रही है और इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार शाम में अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं और तकरीबन 15 मिनट तक जेडीयू कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की है और उसके बाद यहां से रवाना हो रहे हैं। देख सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार अभी यहां से अब रवाना हो रहे हैं और माना यह जा रहा है कि उपचुनाव के लिए सीटों की जो घोषणा हुई है उससे पहले कार्यकर्ताओं से इन्होंने फीडबैक लेने की कोशिश की है। इसके साथ साथ जो पदाधिकारी हैं जदयू के उनसे भी इन्होंने जानकारी ली है और उसके बाद यहां से रवाना हो गए हैं और आज महिला विकास मंच के जो तमाम सदस्य हैं वो भी आज जेडीयू ज्वाइन किए हैं, पहुंचे थे और कुछ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग मुलाकात किए? हाँ, हम मुलाकात किए और बहुत अच्छा लगा नीतीश कुमार जी से मिलके। उन पे हमने 2 लाइन गाना भी लिखा, हम चाहते हैं गा देते हैं आपके सामने। जब से बनल बाटे इनकर सरकारवा हर ओर लौकता काम बेहतरवा ओ हमरे बिहार के नगरी निहाल भइले हमरे सीएम बाबू बहुत विकास कइले हम देखिले रोजे ही है गौर से बिहार में होता विकास जोड़ो शोर से। जदयू के नेता भी हमारे साथ हैं, आप लोगों से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से हमारे जितने भी तरह के कार्यकर्ताएं थे सबों में उत्साह बढ़ा है और हम लोग निश्चित तौर पे चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और एनडीए के 4 सीट यहां से जिताने का काम करेंगे। क्या बात हुई सर? क्या मुलाकात? अचानक सीएम पहुंचते हैं, जोश भरने का उन्होंने काम किया। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आज जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पार्टी ज्वाइन किए थे और उनके जो नेता थे वो यहाँ पे मौजूद थे, तो उन सब से उन्होंने मुलाकात की और यहाँ पर जितने भी पार्टी के वर्कर्स थे सबसे वो इंडिविजुअली मिले और मिल करके सबका हौसला बढ़ा, सब चार्ज फील कर रहे हैं। लग रहा है उपचुनाव से पहले जो है एक तरह से सीएम जो है सबको फिर से रिचार्ज कर दिए हैं जोश के साथ। वो तो जो भी कार्यकर्ता उनसे मिलता है पूरी चार्ज के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ वो एकदम लबरेज रहता है। काम किया है सीएम नीतीश कुमार ने और यही वजह है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार में थे कि सीएम कब आएंगे और कब मुलाकात होगी। तो सीएम यहां लगभग 10 मिनट तक रुके, कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से न सिर्फ फीडबैक लिया बल्कि उनसे मुलाकात की और उपचुनाव को लेकर भरोसा भी दिया और कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया। उसके बाद यहां से सीएम रवाना हो गए। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं बिहार में शराब कांड को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नाम की चीज है ही नहीं, शराब से हो रही मौत बेहद दुखद है। लोग मर रहे हैं, सरकार नाम पर नहीं। आपके खासकर गोपालगंज, सिवान, छपरा में सबसे ज्यादा मौतें हुई। सब ज्यादा कितना दुखद है, बहुत दुखद है।
और झारखंड में किस तरीके से सीटों का झारखंड में बंटवारा चुनाव होना है लालू जी। हो रहा है, लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद ने शराब से हो रही मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी ने लालू प्रसाद पर पलटवार कर दिया है। देखिए, शराबबंदी के कारण मौतें हो रही है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि जो जहरीली शराब से मौत होती है उसका शराबबंदी से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। जहाँ पे शराबबंदी नहीं भी है, जैसे तमिलनाडु का प्रदेश था, वहाँ पर इस तरह की बहुत बड़ी ह्यूज ट्रेजेडी हुई, 70 से भी ज्यादा लोग मौत के शिकार हुए। कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इस तरह की घटनाएं होते रहती है, जहाँ पे शराबबंदी नहीं है। और हमने तो कहा है पहले भी कि ज्यादातर राजद से जुड़े लोग इसमें संलिप्त हैं। ये दारू का धंधा में अधिकतर लोग कौन इन्वॉल्व है? हम लोग तो नेता प्रतिपक्ष के समय भी सत्ता का खुला संरक्षण राजद के द्वारा होता था। वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर घमासान मचा हुआ है। शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्री शीला मंडल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि किसी भी कीमत पर बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगी। जो लोग शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं वो गांव जाकर देख लें कि कितना माहौल बदल गया है। के कहने पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी कराया था। आज शराबबंदी से जो लोग इसका ये कर रहे हैं, सब लोग के समर्थन में ही इसका निर्णय लिया गया था विधानसभा में, तो सब लोग को इसका सहयोग करना चाहिए। अभी तो हम लोग चाहेंगे कि ये हमेशा बंद ही रहे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। आज जो समाजवाद लोग होते हैं ना, समाजवादी लोग, जैसे गांधी जी कहते थे अगर हमको 1 घंटे का भी अवसर मिले सरकार चलाने का तो सबसे पहले हम शराबबंदी करें, तो उसी की धारा पे हमारे नेता चल रहे हैं। वहीं हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर पूर्णिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पदयात्रा निकाली। पॉलिटेक्निक चौक से निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही और इस मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि वो यात्रा के जरिए हिंदुओं को जगाने के लिए निकले हैं। उन्होंने भागलपुर में मंदिर तोड़े जाने को राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की साजिश भी बताया और सीमांचल में हिंदुओं को जगाना यात्रा का मकसद बताया। हर प्रखंड में यहाँ गुंडागर्दी की जा रही है। हिंदू बहुबेटियों के साथ उनके सिंदूर लगाने पर लोग रोक रहे हैं। आज हिंदू संगठित होगा तो सुरक्षित होगा, बटेगा तो कटेगा, यही संदेश देने आया। अगली खबर भागलपुर से आपको बताएं, जहां मंदिर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आरोप पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पलटवार कर दिया। अजीत शर्मा ने कहा कि गिरिराज सिंह का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उन्हें पहले अपना इलाज कराना चाहिए। जिस तरह का आदरणीय गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है मानसिक रूप से वो सही नहीं है, उनका इलाज होना चाहिए। मैं तो कहूंगा पहले वो अपने दिमाग का इलाज कराएं। जिस तरह की हरकत की बातें वो कर रहे हैं वो बिल्कुल शोभनीय नहीं है एक मंत्री का, इसलिए वो पहले अपना मानसिक रूप से इलाज करवा लें। लगता है कि वो मानसिक रूप से वो सही नहीं है। वहीं गिरिराज सिंह की यात्रा पर सियासत चरम पर हो रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने गिरिराज सिंह की यात्रा का समर्थन करते हुए ये कह दिया कि सनातन के संतानों को जागरूक करना कोई गलत बात तो नहीं। तो सीपीआईएमएल विधायक महबूब आलम ने गिरिराज को रिटायर्ड नेता बताते हुए निशाना साधा है। सनातन के संतानों को जागरूक करना, सहिष्णुता की बात भी सनातन के संतान करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम का भाव भी सनातन के संतान ही लाते हैं। ये बातें लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को भी बताना, समझाना और जागरूकता उत्पन्न करने में धर्मनिरपेक्षता बाधक नहीं बनती है। गिरिराज सिंह जैसे लोगों की बातों को हम लोग तरजीह नहीं देते हैं। ये सरा हुआ आम है, इनको कोई वहां तरजीह नहीं दे रहा। और ये लोग रिटायर लोग हैं, मुश्किल से इनको टिकट मिल गई थी, तो आने वाला दिन में ये सब खत्म होने वाला।
और पीएम मोदी ने दरभंगा एयरपोर्ट के लिए नए सिविल एनक्लेव का शिलान्यास कर दिया है। पीएम मोदी ने नए सिविल एनक्लेव का वर्चुअली शिलान्यास किया। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर टर्मिनल भवन का निर्माण होगा। 912 करोड़ की लागत से 54 एकड़ में भवन का निर्माण किया जाएगा। शिलान्यास के दौरान पटना से सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित कई अधिकारी शामिल हुए। अस्थायी सिविल एनक्लेव बन जाने से दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा में वृद्धि होगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी और इससे दरभंगा सहित पूरे मिथिला का विकास होना है। टर्मिनल भवन को एक साल में करीब 43 लाख यात्रियों की आवाजाही के मद्देनजर डिजाइन किया गया है और इसमें एक साथ 14 यात्री विमानों की पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। वहीं भागलपुर में मंदिर में हुई तोड़फोड़ को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर पथराव भी किया, जिससे पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। मंदिर में तोड़फोड़ करने के आरोपी मोहम्मद शाबाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्थरबाजी की ये तस्वीर भागलपुर की है। सनहौला में लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की, जिससे पुलिस की गाड़ी के शीशे तक टूट गए। लोगों का गुस्सा तब भड़का जब पता चला कि सनहौला थाने के पीछे बने राम सीता और राधा कृष्ण मंदिर में किसी ने तोड़फोड़ की है और मूर्तियों को खंडित कर दिया है। देख सकते हैं कि डायल 112 की गाड़ी में जो है पथराव किया गया था और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सड़क पर उतरे लोगों ने मेन रोड को जाम कर दिया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उस पर भी पथराव किया गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की और लाठी चार्ज भी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यहां से 7 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्व द्वारा ही पथराव की गई है, जिसे उनका बल प्रयोग करके पीछे धकेल दिया गया। पुलिस का दावा है कि मूर्ति खंडित करने वाले मोहम्मद शाहबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि तोड़फोड़ में कई लोग शामिल रहे होंगे। एक व्यक्ति नाम मोहम्मद शाहबाज, इनके द्वारा ये मूर्ति क्षतिग्रस्त हुआ है। तुरंत संबंधित शामिल व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हुआ है। अभी महज 2 दिन पहले 18 अक्टूबर को भागलपुर से ही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की थी और 2 दिन बाद ही मंदिर में तोड़फोड़ की घटना घट गई। सवाल है कि कौन बिगाड़ रहा है भागलपुर का माहौल? क्या जानबूझकर खंडित की गई मूर्तियां? क्या मंदिर में तोड़फोड़ के पीछे कोई साजिश है? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। वहीं छपरा की मसरख